हेलो एंड वेलकम बीए पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका पेपर 8 में, जिसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास। इस लेक्चर में हमने नरमपंथी व चरमपंथी यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो आंदोलन था उसकी कार्यप्रणाली, सिद्धांत एवं आंदोलन देखा, जिसमें हमने पहले नरमपंथी जो था वो पढ़ लिया है और उसके बाद हम ये चरमपंथी उग्रवादी पढ़ रहे थे। इसकी हमने कार्यप्रणाली, सिद्धांत और आंदोलन ये पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम इसमें देखेंगे कि जब कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था और कांग्रेस के दो अलग अलग दल बन गए थे, जिसमें एक था उदारवादी कांग्रेस और एक था उग्रवादी कांग्रेस। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो मैं आपको बता चुकी हूँ, 1885 से 1905 जो उदारवादी आंदोलन का काल माना जाता है, और 1905 से 1919 का काल जो कि उग्रवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट या चरमपंथी आंदोलन का काल माना जाता है। तो अब हम आज इसको देखेंगे कि चरमपंथी जो आंदोलन था, जिसे उग्रवादी भी कहते हैं, वो क्या था, उसकी विचारधारा क्या थी, उसके नेताओं का जो सिद्धांत था, उनकी कार्यप्रणाली थी, उनका जो आंदोलन था वो क्या था। तो शुरू करते हैं। देखिए, यह ऐसी विचारधारा थी जो कि ये जो आंदोलन था एक ऐसी विचारधारा पे आधारित था जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे। ये अल्टीमेटली ब्रिटिश शासन से नफरत करते थे और ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में इनका विश्वास नहीं था। हमने पीछे देखा था कि जो उदारवादी थे उनका विश्वास था कि अंग्रेज बहुत न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन इन लोगों का विश्वास, ये उग्रवादी थे और इनका विश्वास था कि अंग्रेज हमारे साथ न्याय नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है कि पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के स्थान पे ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये पाश्चात्य सभ्यता को अभिशाप मानते थे और किसी भी प्रकार का भारत से संबंध नहीं रखना चाहते थे इसका। तो ये कहते थे कि भारत के पतन का मुख्य कारण ही विदेशी शासन है। पहले देश स्वतंत्र हो और तभी उसकी आर्थिक और नैतिक उन्नति हो सकती है। तो ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। इनका विचार था कि भारतीय सभ्यता श्रेष्ठ है और हमारी अपनी संस्कृति जो है, जो पश्चिमी संस्कृति से बहुत ही उन्नत है। फिर ये कहते थे कि उदारवादियों का जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति है, हर चीज मांग के लेंगे, प्रार्थना पत्र लिखेंगे, अनुनय विनय, इन सब के स्थान पे संघर्ष की राजनीति का इन्होंने प्रतिपादन किया। इन्होंने त्याग, बलिदान, स्वावलंबन, देशभक्ति, इनमें इनका पूरा पूरा विश्वास था। तो इस प्रकार से आंदोलन की धारा ये थी। फिर कहता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, चरमपंथी थे, इनके साधन और कार्यप्रणाली क्या थी, यानी इनके मीन्स क्या थे, ये किस मेथड से काम करते थे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये स्वावलंबन थे। उनमें जैसे विपिन चंद्र पाल का नाम लिया जाता है, तो उनका विचार था कि स्वराज्य स्वावलंबन के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। वे कहा करते थे कि हमें अपनी राष्ट्रीय शक्तियों को इस प्रकार संगठित रखना चाहिए कि कोई भी शक्ति जो हमारे विरुद्ध हो, हमारे सामने झुकने के लिए बाध्य हो जाए। तो इसी प्रकार से तिलक कहते थे कि हमारा आदर्श दया, याचना ये नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता है। हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। हमें किसी भी तरीके से ब्रिटिश शासन पे अवलंबित नहीं रहना चाहिए। फिर ये कहते हैं, नेक्स्ट इनका साधन है निष्क्रिय प्रतिरोध। ये चरमपंथी नेता थे, वे ब्रिटिश शासकों के प्रति भक्ति और सहयोग की नीति के स्थान पे वो कहते थे कि हमें निष्क्रिय प्रतिरोध की भावना का पालन करना चाहिए। इसके संबंध में विपिन चंद्र पाल का विचार था कि सरकार के कार्य को कई प्रकार से हमें ठप किया जाना चाहिए, कि
ऐसा संभव नहीं है कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट कार्य करने से इनकार कर देता था एक व्यक्ति के त्याग पत्र देने पे कोई दूसरा न मिले, लेकिन सारे देश में अगर एक तरीके से सब लोग अगर मिलकर सरकार के कामकाज को ठप करने में लग जाएं और ये भावना जागृत हो जाए तो हड़ताल की जा सकती है। इस तरीके से इन्होंने संगठित प्रतिरोध की नीति को अपनाया। फिर इनकी तीसरी नीति थी बहिष्कार की नीति। तो बहिष्कार आंदोलन की मुख्य प्रवृत्ति विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध बहिष्कार था। तो इसमें सरकार के साथ लेकिन असहयोग, सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठान, उपाधियां, इन सब का बहिष्कार करना शामिल था। उसके बाद देखिए अगली इनकी नीति है स्वदेशी। जो ये चरमपंथी नेता थे ये स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग में विश्वास करते थे और जनसाधारण को इसका प्रचार करने के लिए देशव्यापी आंदोलन संगठित करने का इन्होंने संदेश दिया था। तो वे स्वदेशी को स्वदेश की मुक्ति का मार्ग समझते थे। तो कहते थे कि जो भी प्रोडक्शन है वो हमें अपने देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादित करना चाहिए और अपने देश के वस्तुओं का ही हमें उपयोग करना चाहिए। फिर इनकी अगली नीति है राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये जो चरमपंथी विचारक थे ये भारतीय धार्मिक राजनीतिक जागरण के परिणाम थे, क्योंकि ये खुद सांस्कृतिक जागरण का इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था। तो इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया और स्वयं अपने देश की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। तो इस तरीके से ये भी एक नीति थी। फिर ब्रिटिश शासन का विरोध। इन राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन का न केवल पूर्ण रूप से विरोध किया बल्कि इन्होंने समय समय पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए। जैसे कि जो तिलक थे उन्होंने अपने केसरी नामक समाचार पत्र, जो आपको याद रखना है, इनमें लॉर्ड कर्जन की जो दमनकारी नीतियां थी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उनकी बहुत आलोचना की। और लाला लाजपत राय ने भी अपने तरीके से जब साइमन कमीशन आया था तो बहिष्कार करके जुलूस का नेतृत्व किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। तो ये वाले जो राष्ट्रवादी थे, जो चरमपंथी थे, उग्र थे, ये ब्रिटिश भारत संबंधों को कभी भी अच्छा नहीं मानते थे। तो इनके अनुसार दोनों राष्ट्रों के हित एक दूसरे से विरोधात्मक हैं। फिर नेक्स्ट इनके साधन और नीति क्या थी? आंदोलनात्मक साधनों का प्रयोग। इन्होंने आंदोलन वाली चीजों का प्रयोग किया। जैसे कि तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो इस तरीके से ये नारे देना और आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये इनके मुख्य साधन थे। उग्रवादी विचारधारा का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या था, अब इसे देख लेते हैं। देखिए, इस विचारधारा और इस आंदोलन ने जनता के प्रत्येक वर्ग तक आंदोलन को पहुंचा दिया। हम जानते हैं कि जो उदारवादी आंदोलन था वो बहुत ही एलिटिस्ट आंदोलन था, यानी बहुत ही सोसाइटी के शिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग उसमें जुड़े हुए थे। तो वो कहीं ना कहीं जनता तक उसकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाई। और ये जो नेता थे ये जनता से जुड़े हुए नेता थे। तो इन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। अपने संघर्ष, त्याग, बलिदान द्वारा इन्होंने जन जागृति पैदा की और आत्मनिर्भर, स्वावलंबन जैसी बेसिक चीजों को ये लोग लेके चले। तो इन्होंने निरंकुश और स्वेच्छाचारी ब्रिटिश शासन से भिड़ने के लिए जनता को सक्रिय रूप से संगठित करने का सिद्धांत दिया था। तो इस तरीके से ये बहुत ही एक तरीके से मास मूवमेंट बन गया था जब इसका उग्रवादी चरण आया। फिर है कि रचनात्मक आंदोलन। उग्रवादी आंदोलन बहिष्कार के रूप में विरोध का सिद्धांत नहीं था। यह स्वदेशी और देशी शिक्षा के रूप में एक रचनात्मक आंदोलन था। कि इस रचनात्मक कैसे था कि बहिष्कार द्वारा तो इसने लोगों को विदेशी वस्तु, संस्था, न्यायालय, विदेशी नौकरियों, प्रतिष्ठाओं, उपाधियों पर बहिष्कार करना बताया, लेकिन इसके साथ ही साथ इन्होंने स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा भारतीय वस्तुओं, संस्थाओं और स्कूलों का भी प्रचार किया। तो बहिष्कार के साथ इन्होंने हमारी स्वदेशी चीजों का भी जो प्रचार प्रसार किया और देश की संस्कृति और गौरव को वापस से सामुदायिक मूल्यों को पुनर्जीवित किया।
तो उससे ये आंदोलन एक तरीके से रचनात्मक आंदोलन माना जाता है कि ये बहुत ही क्रिएटिव था, इसमें नई नई चीजें लाई गई थी। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये तो इसका पूरा था कि योगदान क्या था। फिर देखते हैं कि इन्होंने नेक्स्ट योगदान क्या दिया। स्वदेशी और आज की शिक्षा द्वारा भारतीय संस्थाओं और स्कूलों का प्रचार प्रसार किया, भारत के प्राचीन सामाजिक मूल्यों को पुनर्जीवित किया, स्वराज की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। स्वराज का जो संदेश था वो उग्रवादी विचारधारा के बाद ही लोगों को समझ में आया, और ये जो उग्रवादियों का प्रमुख लक्ष्य था ये स्वराज की प्राप्ति करना था। इसके लिए इन्होंने बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे साधनों को अपनाया। ये इनके साधन थे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से तिलक लिखते हैं अपने केसरी पत्र में, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। अब ये 3 की टर्म जहां आ जाएंगे तो आपको याद रखना है कि ये बात तिलक ही बोल सकते हैं। स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार, ये 3 चीज जो भी बोलेंगे तो आपको तिलक का नाम दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो था हमारा चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट, ये आंदोलन खत्म होता है। हमने इसकी कार्यप्रणाली, सिद्धांत, आंदोलन और उसके बाद इसका जो देश के आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था वो भी हमने देख लिया। तो उसके बाद ये चैप्टर क्योंकि कंप्लीट हो जाता है। हमने नरमपंथी, चरमपंथी, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट दोनों तरह के आंदोलन की कार्यप्रणाली, सिद्धांत व आंदोलन अच्छे से समझ लिए हैं। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कुछ। इन क्वेश्चंस की खास बात अब ये रहेगी कि ये आपको आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में शुरू के 10 सवाल जो आपको करने कंपलसरी होंगे उसमें आएंगे। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे और आपको इसके जवाब हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि आपको खाली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स ही पास नहीं करने, आपको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी पास करने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदारवादियों के प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो आप जानते हैं महात्मा गांधी बहुत बाद में आए, चंद्रशेखर आजाद इनका नाम भी नहीं है, इनका नाम आगे आपको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में मिलेगा, क्रांतिकारी आंदोलन में। विपिन चंद्रपाल, इनको आप जानते हो कि ये जो थे ये चरमपंथी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये इससे जुड़े हुए नहीं थे, उदारवादियों से जुड़े हुए नहीं थे। तो इसमें कौन बचता है? गोपाल कृष्ण गोखले, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो आप देखिए इसमें बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं ये चरमपंथी नेता थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों आपको इन तीनों का नाम मिलेगा। जो शुरू का आंदोलन था, शुरू का कौन सा था? नरमपंथी आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक, ये इसका आंसर होगा। ये उदारवादी नेता नहीं है। उदारवादी विश्वास करते थे हड़ताल में, हिंसा में, शांतिपूर्ण साधनों में, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए उदारवादियों का विश्वास था शांतिपूर्ण साधनों में। फिर देखते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। फिर उदारवादियों की विचारधारा नहीं थी। तो उदारवादियों की विचारधारा देखिए कौन सी नहीं थी? सरकार के प्रति राजभक्ति, ये इनकी विचारधारा थी। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास, ये भी था। क्रमिक सुधार में विश्वास, ये भी इनकी विचारधारा थी। तो इसकी विचारधारा नहीं थी ये कि ब्रिटेन और भारत के हित एक दूसरे के विपरीत हैं। ये किसकी थी? ये एक्सट्रीमिस्ट की विचारधारा थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये एक्सट्रीमिस्ट की विचारधारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदार राष्ट्रवादियों का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ये ब्रिटिश राज की छत्र छाया में भारत के लिए औपनिवेशिक राज्य, यानी ये इनका उद्देश्य था। क्योंकि पूर्ण स्वराज्य चरमपंथियों का था, प्रमुख सुधारों द्वारा शासन भी इनका नहीं था, और उपयुक्त में से कोई नहीं का आंसर नहीं दे सकते,
तो इसका आंसर होगा ये ब्रिटिश राज की छत्रछाया में भारत के लिए उपनिवेश राज्य। फिर नेक्स्ट है, भारत में गरम दल चरमपंथी आंदोलन के पिता किसे कहा माना जाता है। अब देखिए, ये चरमपंथी आंदोलन का वक्त आ गया है। इसके आंसर्स देने के लिए आप देखिए, इसके आंसर्स में मोतीलाल नेहरू नहीं, ये नहीं होंगे, वल्लभ भाई पटेल नहीं होंगे, गोखले ये नरमपंथी आंदोलन से थे। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, इनको चरमपंथी आंदोलन का पिता माना जाता है। उसके बाद आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रवादियों में कौन उग्रवादी नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद, ये आप रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ये हैं, लाला लाजपत राय ये हैं, विपिन चंद्रपाल ये हैं। तो इनमें से आपको जो ये हैं चंद्रशेखर आजाद, ये क्रांतिकारी आंदोलन में मिलेंगे, तो इसका आंसर होगा ये। फिर आप देखिए कि भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो भारत का विभाजन आपको पता है, 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो भारत का विभाजन हुआ था। लेकिन क्योंकि आपके पास इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो इस वक्त आपको क्या करना होता है, आपको दिमाग लगाना होता है कि ये किस विभाजन की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है 1905 वाले विभाजन की, जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया था, जिसने बंगाल को विभाजित कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है, चरमपंथी राष्ट्रवादियों का प्रमुख साधन क्या था। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो देखिए, हड़ताल, स्वदेशी, असहयोग, बहिष्कार। तो इसका आंसर होगा ये बहिष्कार, ये इनका प्रमुख साधन था, बाकी सब इनके गौण साधन थे। तो नेक्स्ट है, उग्र राष्ट्रवादियों का उद्देश्य था। अब जो चरमपंथी राष्ट्रवादी थे, उनका उद्देश्य क्या था, सुधारों द्वारा शासन नहीं करना चाहते थे, औपनिवेशिक भी उन्हें नहीं चाहिए था, ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करना तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो उनका उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, गदर आंदोलन के संस्थापक थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवादियों में और उग्रवादियों का एकीकरण कब हुआ। ये दोनों एक कब हो गए थे। देखिए, हमने अपने लेक्चर में देखा था कि ये दोनों अलग हो गए थे 1907 में, लेकिन ये एक हो गए थे 1916 में। इनका जो एकीकरण हुआ था 1916 में हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो जो लखनऊ समझौता था, आप इसको पिछले क्वेश्चन के साथ रिलेट करके पढ़िए कि 1916 था, उसमें लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता। तो ये पिछला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा लखनऊ समझौते पे कब हस्ताक्षर हुए थे, 1916 में हस्ताक्षर हुए थे। होम रूल, इंडियन होम रूल की स्थापना की गई, तो इसका आंसर होगा ए। इंडियन होम रूल की जो स्थापना हुई थी वो 28 अप्रैल 1916 बेलगांव, ये पुणे में पड़ता है, यहाँ इंडियन होम रूल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता थे गोखले और मालवीय, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, तिलक और एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और जिन्ना। यहाँ पे जिन्ना लिखा हुआ था, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर मार्क कर लीजिए। इसका आंसर हो गया तिलक और एनी बेसेंट। जो होम रूल मूवमेंट था, उसका नाम जब भी आए तो आपको तिलक और एनी बेसेंट, इसका नाम याद रखना है। इन्होंने होम रूल आंदोलन को स्थापित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई किसके द्वारा, तो इसका आंसर है ए, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट। अच्छा, यहाँ पे अल्कॉट मिसप्रिंट हो गया है, अल्कॉट आप यहाँ पे अपना खुद से लिख लेंगे अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह का प्रथम राजनीतिक प्रयोग कहाँ किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है प्लस सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए, चंपारण। महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम राजनीतिक प्रयोग किया था। और जब महात्मा गांधी का विदेश में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में किया था। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था, ये आप याद रखेंगे। 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919। तो इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ फैक्ट्स, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, और आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको यूनिट 4 पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।